नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। और हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था राग। और राग के अंदर कुछ डिटेल्स हमने पढ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं राग वर्गीकरण के बारे में। देखिए, प्राचीन समय में संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित थी, गांधर्व तथा गान। गांधर्व में मार्ग संगीत तथा गान में देसी संगीत की विशेषताएं थी। गांधर्व या मार्गी संगीत पर कठोर नियमों का नियंत्रण था तथा ये नियम परंपरा से चले आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जनसाधारण ने प्रादेशिक भाषा, गीत, धुनों आदि के द्वारा अपना मनोरंजन करना आरंभ कर दिया। जनसाधारण के द्वारा अपनाने तथा प्रादेशिक शैली के कारण इसे देशी संगीत कहा गया। देशी संगीत भी नियमबद्ध था, परंतु समय समय पर जनरुचि के कारण इनमें परिवर्तन होता रहा था। इस आधार पर रागों को निम्न वर्गों में बांटा गया था। अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है ग्राम राग वर्गीकरण। ग्राम राग वर्गीकरण जो पहला है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जाति वर्गीकरण के पश्चात ग्राम राग वर्गीकरण का विकास हुआ। सर्वप्रथम मतंग मुनि ने वृहदेशी में ग्राम राग शब्द का उल्लेख किया है। क्वेश्चन है ये, सबसे पहले ग्राम राग शब्द का उल्लेख किसने किया? मतंग मुनि ने वृहदेशी में। प्राचीन काल में ग्राम राग भी जाति अथवा राग के समान सुंदर और गेय रचना होती थी। प्राचीन ग्रंथों में 30 ग्राम रागों का उल्लेख पाया जाता है। ग्राम रागों के 5 प्रकार हैं, जिनकी अपनी अलग शैलियां हैं। ये ग्राम राग 5 प्रकार की गीति, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी पर आधारित हैं। इन्हीं 5 गीतियों के आधार पर ही ग्राम रागों के प्रकार माने गए हैं। ये जो गीतियां हैं ना, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी, ठीक है, इन्हीं के आधार पर ही ग्राम रागों के प्रकार हैं। कैसे? देखिए, श्लोक संगीत रत्नाकर में शारंगदेव द्वारा इन 5 गीतियों की शैली की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है। देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है शुद्धा गीति। इस गीति में वक्रता रहित तथा मधुर स्वरों का प्रयोग किया जाता था। फिर है भिन्ना गीति। इस गीति के स्वर मधुर, वक्र और गमक युक्त होते थे। फिर है गौड़ी गीति। इस गीति के तीनों स्थानों में ठुड्डी को वक्ष स्थल पर रखकर गमक युक्त स्वरों का प्रयोग किया जाता था। इस क्रिया को ओहाटी ललित के नाम से संबोधित करते थे। वह इसका प्रयोग विशेषकर मंद्र सप्तक में किया जाता था। इसका नाम याद रखिएगा, ओहाटी ललित, ठीक है। जो गौड़ी गीति गाते थे, यानी कि अपनी ठुड्डी को वक्ष स्थल पर रखकर गमक, बेस लाकर गमक जो हम बनाते हैं उसके आधार पर किया जाता था। फिर है बेसरा गीति। इसमें स्वरों का प्रयोग बिना रुके वेग से होता था, यानी बिना रुके। फिर है साधारणी गीति। इसमें शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा इन 4 गीतियों का मिश्रण था। मतंग मुनि ने 5 गीतियों के स्थान पर 7 गीतियों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन सी है। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा एवं विभाषा। इन्होंने 5 गीतियों में भाषा और विभाषा 2 गीतियां जोड़ दी हैं। 5 गीतियों में 30 रागों का विवरण निम्न प्रकार है। अब देखिए, जो 5 गीतियों के अंदर जो 30 रागों को रखा गया, उसका जो डिटेल है वो इस तरह है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है शुद्धा गीति, जो कि ग्राम राग। इनकी संख्या 7 थी। इसमें 3 राग षडज ग्राम से, 4 मध्यम ग्राम से उत्पन्न माने जाते थे। षडज, कैशिक, मध्यम, शुद्ध, साधारित एवं षडज ग्राम राग षडज ग्राम राग से उत्पन्न माने जाते थे। वह पंचम, मध्यम, षाडव और शुद्धा, कैशिक, ग्राम राग मध्यम ग्राम से माने जाते थे। ठीक है, ये अलग अलग नाम भी मैंने डिटेल डाल दी है इसके अंदर। फिर है भिन्ना गीति, भिन्न गीति जिसको बोले जाते हैं। इनकी संख्या 5 थी, पहले वाले की 7 और भिन्ना की 5। कैशिक, मध्यम और भिन्न षडज। षडज ग्राम से तान, कैशिक, भिन्न पंचम और मध्यम ग्राम से उत्पन्न माने गए हैं। स्वर भिन्न, जाति भिन्न, शुद्ध भिन्न और श्रुति भिन्न, ये 4 प्रकार
भिन्न ग्राम राग के थे। ये 4 भिन्न नाम याद रखिएगा, स्वर भिन्न, जाति भिन्न, शुद्ध भिन्न और श्रुति भिन्न। फिर आती है जी गौड़ी गीति। इसमें 3 ग्राम राग हैं, गौड़ कैशिक मध्यम, गौड़ पंचम षडज ग्राम से और गौड़ कैशिक मध्यम ग्राम से। फिर है बेसर ग्राम राग, इसमें 8 ग्राम राग सम्मिलित थे, टंक, वेसर, शाडव और सौवीर षडज ग्राम से। वोट्ट, मालव कैशिक, मालव पंचम मध्यम ग्राम से और टंक कैशिक तथा हिंदोल ग्राम राग षडज और मध्यम ग्रामों से उत्पन्न माने जाते हैं। इसी तरह साधारण ग्राम राग जो हैं, इसके अंतर्गत 7 ग्राम राग माने जाते थे। रूप साधार, शंख और बंभाण पंचम षडज ग्राम से व नर्त, गांधार पंचम, षडज कैशिक और कुकुब ग्राम राग मध्यम ग्राम से उत्पन्न माने गए। इस प्रकार शुद्ध 7, भिन्न 5, गौड़ 3 और बेसर 8 और साधारण 7, कुल मिलाकर 30 ग्राम रागों का विवरण ग्राम राग वर्गीकरण के अंतर्गत पाया जाता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में आया हो, न आया हो, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक ये किसके अंदर कितने हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए थाट राग वर्गीकरण। पहले तो था ग्राम राग वर्गीकरण, अब थाट राग वर्गीकरण। इस पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था और मेल थाट का पर्यायवाची है, अर्थात दोनों का एक ही अर्थ है। मध्यकालीन मेल की संख्या और नाम के विषय में विभिन्न मतांतर होने के कारण यह पद्धति अच्छी होती हुई भी छोड़ दी गई। आधुनिक काल में यह पद्धति थाट राग वर्गीकरण के नाम से प्रचार में आई। इसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय भातखंडे जी को जाता है। इन्होंने समस्त रागों को निम्नलिखित 10 थाटों में विभाजित किया है। अब देखिए सारे के सारे जो राग हैं 10 थाटों के अंदर किस तरह विभाजित किए वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले तो 10 थाटों के नाम: बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, भैरव, आसावरी, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। ये तो है 10 थाट। 14वीं शताब्दी में विद्यारण्य ने 15 मेलों के अंतर्गत अपने समय के रागों का वर्गीकरण किया। ये बात अलग से इसमें मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि 10 थाटों के बारे में हम पढ़ते हैं, पर जो विद्यारण्य है उसने 15 मेलों के बारे में बताया है। कवि लोचन जी ने 12 मेलों के अंतर्गत 75 रागों को रखा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करते रहिएगा। रामा मात्या जी ने मेल संख्या 20 मानी। किसने? रामा मात्या ने 20 मानी। उसके अंतर्गत कितने राग हैं? 61 राग, 61 राग। पंडित वेंकटमुखी ने गणित के हिसाब से 72 मेलों की रचना की, हम सभी जानते हैं। उनमें 19 मेल लेकर 55 रागों का वर्गीकरण किया, यानी कि 55 राग इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर अब पंडित भातखंडे जी के 10 थाट और स्वर इस प्रकार हैं। अब देखिए मैंने 10 के 10 थाट लिखे हैं, उनके स्वरों को भी बताया है किस तरह है। देखिए बिलावल, सभी स्वर इसमें शुद्ध होते हैं। कल्याण में क्या हो जाता है? म तीव्र हो जाता है सिर्फ, और बाकी स्वर शुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह जो खमाज है इसमें नी कोमल आ जाता है। काफी के अंदर ग और नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध। आसावरी के अंदर ग और ध नी 3 स्वर कोमल आ जाते हैं, बाकी स्वर शुद्ध रहते हैं। भैरव के अंदर रे और ध कोमल रहते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। भैरवी के अंदर रे गा और धा नी ये 4 स्वर हैं, कोमल हो जाते हैं, बाकी स्वर शुद्ध रहते हैं। इसी तरह जो पूर्वी है, पूर्वी में रे और धा कोमल रखा जाता है और म तीव्र आ जाता है इसके अंदर, रे धा कोमल म तीव्र। इसी तरह मारवा, इसके अंदर क्या होता है? रे कोमल म तीव्र होता है, मारवा में रे कोमल म तीव्र। और तोड़ी जो है इसमें रे कोमल म तीव्र और धा कोमल, रे कोमल म तीव्र और ध कोमल रहता है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये थाटों की विशेषताएं हैं। थाट राग पद्धति को जनक जन्य पद्धति भी कहते हैं। 10 थाटों में से जो 10 संपूर्ण राग उत्पन्न होते हैं उन्हें जनक राग कहा जाता है, तथा जो उनके जैसे अन्य राग होते हैं उन्हें जन्य राग कहते हैं। देखिए यानी कि इस थाट के नाम पे अगर किसी राग का नाम रखा गया तो वो जनक राग हैं, और उनसे आगे जो राग पैदा होते हैं उन्हें जन्य राग कहते हैं। अब सबसे पहले बढ़ते हैं हम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के प्रमुख 10 थाटों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख राग।
अब 10 थाट में कौन कौन से राग हैं, इससे क्या होगा, आपका एक तो रागों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी इस राग के टॉपिक पे मैं एक डिटेल से वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके अंदर क्या होगा कि एक एक राग के डिटेल बताऊंगा मैं आपको। जैसे कल्याण थाट के जो राग हैं उनको एक साथ हम क्लियर करेंगे, बाकी रागों को भी अलग अलग थाटों के अनुसार क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए कल्याण थाट के राग। यमन भूपाली, शुद्ध कल्याण, चंद्रकांत, जैत कल्याण, मालश्री, हिंडोल, हमीर, केदार, कामोद, श्याम कल्याण, छायानट, गौड़ सारंग। इसको आप नोट्स बना लीजिए, इसको एक जगह पर नोट करके रख लीजिए। फिर दूसरा आता है बिलावल थाट के राग, जिसमें बिलावल, अलहिया बिलावल, शुक्ल बिलावल, देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, कुक, सरपर्दा, बिहाग, पेशकार, हेमव, नटराग, पहाड़ी, मांड, दुर्गा, शंकरा, ये सारे राग बिलावल थाट के हैं। इसी तरह खमाज थाट के जो राग हैं, जिंजोटी, खमाज, द्वितीय दुर्गा, तिलंग, रागेश्वरी, खंस्यवती, सोरठ, देश, जय जयवंती, तिलक कामोद, ये खमाज थाट के राग हैं। इसी तरह भैरव थाट के जो राग हैं, भैरव, रामकली, बंगाल भैरव, सौराष्ट्रंक, प्रभात, शिव भैरव, आनंद भैरव, अहीर भैरव, गुणकली, कलिंगड़ा, जोगिया, मेघरंजनी आदि। अच्छा, एक जो बहुत ही फेमस गीत है, अलबेला साजन आयो रे, बताइएगा कौन से राग में है। भैरव थाट का है, राग आप बताएंगे कौन से राग के अंदर है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं पूर्वी थाट के जो राग हैं, पूर्वी, पूरिया, धनाश्री, जैतश्री, परज, श्री राग, गौरी, मालश्री, त्रिवेणी, टंकी, बसंत आदि इसमें पूर्वी में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं जी मारवा। मारवा के राग जो हैं, मारवा, पूरिया, जैत, मालीगौर, साजगिरी, वराटी, ललित, सोहन, पंचम, भटियार, विभास और भंखार आदि। अब आते हैं जी काफी थाट के जो राग हैं। काफी थाट के काफी राग हैं, काफी सारे हैं। देखिए, जिसमें काफी, सैंधवी, सिंदूरा, धनाश्री, भीम पलासी, धानी, पटमंजरी, पिटकी पिंकी, हंस कंकणी, हंस कींकणी भी कहते हैं इसको, ठीक है, पीलू, बागेश्वरी, सहाना, सूहा, सुधराई, नायकी कानड़ा, देवसाख, बहार, वृंदावनी सारंग, मध्यमादि सारंग, सामंत सारंग, शुद्ध सारंग, मियाँ की सारंग, बड़हंस सारंग, शुद्ध मल्हार, मेघ, मियाँ की मल्हार, सूर मल्हार, गौड़ मल्हार आदि। और आप कमेंट में जरूर लिखेगा आपने कौन कौन से राग सीखे हुए हैं। फिर आते हैं जी आसावरी थाट के राग, जैसे कि आसावरी, जौनपुरी, देवगांधार, सिंधु भैरवी। अब भैरवी से कई पजल हो जाते हैं, सिंधु भैरवी आसावरी का है, देसी, शटराग, कैशिक कानड़ा, दरबारी कानड़ा, अड़ाना आदि। फिर है भैरवी थाट के राग, जिसमें है भैरवी, मालकौंस, धनाश्री, बिलास खानी, तोड़ी आदि। और जो तोड़ी है उसमें 14 प्रकार की तोड़ी रागें आती हैं, मुल्तानी आदि। इनमें से फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो जो राग आपने सीखे हैं, जो नाम आज आपने देखे, कौन से आपके लिए नए थे, कौन कौन से आपने सीखे हैं, जरूर बताइएगा कि आपने कौन कौन से राग सीखे हैं। इस प्रकार हिंदुस्तानी संगीत के मुख्य 10 थाटों से उपरोक्त सभी व अन्य कई प्रचलित व अप्रचलित रागों की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं जी थाट पद्धति की आलोचना और स्पष्टीकरण। देखिए, आधुनिक काल में थाट पद्धति उत्तम है, परंतु इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। जनक थाटों में केवल 7 राग लगते हैं, पर जन्य रागों में हमीर, केदार, इसमें 9 स्वर भी प्रयुक्त होते हैं जन्य रागों में, ठीक है। जो मूल स्वर थाटों में है वे जन्य रागों में नहीं। जैसे कल्याण थाट को जन्य, केदार और हमीर राग में शुद्ध मध्यम की प्रबलता है, परंतु कल्याण थाट में इसका अभाव है। खमाज थाट में कोमल निषाद है, परंतु इसके जन्य राग देश, तिलक, कामोद में दोनों निषाद लगते हैं। ये अलग अलग बातें कही गई है। जयजयवंती में दोनों गंधार और दोनों निषाद लगते हैं। इसी तरह ललित, पटदीप, मधुवंती आदि राग किसी थाट के अंतर्गत नहीं आते, ध्यान रखिएगा। ललित को जबरन मारवा थाट के अंतर रखा गया है। इस प्रकार चंद्रकौंस, अहीर भैरव आदि रागों के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये बताइएगा। अहीर भैरव में ऐसा क्या है जो वो भैरव थाट में रखने लायक नहीं है। फिर अब प्राचीन काल से आज तक राग वर्गीकरण के जितने भी विभाजन हो चुके हैं
उनमें से थाट राग वर्गीकरण आधुनिक काल के लिए सर्वोत्तम है। तो आज हम ये 2 वर्गीकरण पढ़ेंगे और बाकी के वर्गीकरण हैं मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको इस सब की PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको नई भर्तियों के बारे में, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।